हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10 का जो हमारी साइंस चल रही थी उसका पहला चैप्टर हो गया था, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट हम लेकर आएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में हमने थोड़ा बहुत बता दिया था। इसके दूसरे पार्ट में हम पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से कितने प्रकार की होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है संश्लेषण या योगात्मक या एडिशन रिएक्शन भी इसे कहते हैं, यानी कि एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, उसे ही योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आप देखते हैं, 2 से 3 एग्जांपल हम देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग होता है। तो इसमें हाइड्रोजन को 2H2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल हमने हाइड्रोजन के लिए और एक ऑक्सीजन का लिए, तो दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, H2O, यानी कि जल का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का बनना, यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसमें मैंने सोडियम लिया और क्लोरीन लिया, ठीक है, और 2NaCl यानी कि 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के बने, ठीक है। फिर तीसरा मैंने एग्जांपल लिया लोहे पर गंधक का योग, ठीक है। लोहे पर गंधक योग होता है सल्फर, इसे कहते हैं, ठीक है। तो Fe हो गया प्लस यस यानी कि सल्फर यानी कि गंधक इसे कहते हैं। तो मिलकर क्या बनाते हैं, फेरस सल्फेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये है। फिर अगली चलिए अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया हो गई हमारी ये वाली, ठीक है। इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। यानी कि इसमें क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से तत्व के परमाणु को हटा देता है और स्वयं स्थान ग्रहण कर ले, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व होता है, वह कम क्रियाशील तत्व के परमाणु का तत्व के यौगिक जो होता है उसके तत्व का परमाणु हटा देता है और उसके स्थान पर अपने आप उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डालने पर, यानी कि कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस Fe यानी कि हमने आयरन इसमें डाल दिया, तो क्या होता है, Fe जो होता है कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देता है और अपना स्थान यहाँ पर बना लेता है। जैसे कि ये देखिए, कॉपर को इसने निकाल लिया और अपने आप वहाँ पर फिट हो गया, ठीक है। यही हो गया पहले अभिक्रिया। फिर अगले देखते हैं, जल में सोडियम आयरन डालने पर हाइड्रोजन का विस्थापन सोडियम से होता है, ठीक है। इसमें लिखा है कि यहाँ पर लिखा है सोडियम आयन होगा, जो ऊपर वाला आयरन है इसीलिए आयरन ये लिखा है, ठीक है। तो इसमें दूसरी अभिक्रिया है, जल में सोडियम डालने पर हाइड्रोजन का विस्थापित सोडियम से द्वारा हो जाता है, यानी कि सोडियम से हो जाता है। जैसे मान लो ये सोडियम है प्लस इसे हमने जल में घोल लिया है, ठीक है। जल में घोल लिया तो क्या हो बनेगा, हम यहाँ पर जो H है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके जगह पर Na हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है, अधिक क्रियाशील है, इसीलिए हाइड्रोजन को हटा देगा और अपने आप ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है NaOH हो जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले। तो इस अभिक्रिया इसमें है वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएट होते हैं, यानी कि अलग अलग टूट जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। यह है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं या भागों में टूट जाते हैं तथा फिर वह जुड़ जाते हैं, यानी कि पहले टूट जाते हैं फिर दोबारा फिर बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया, यानी कि वियोजित हो जाते हैं। यह कितने प्रकार की होती हैं, यह 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होती है ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिसोसिएशन, दूसरी होगी विद्युत अपघटनी वियोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन यानी कि ऊष्मा के द्वारा टूट जाता है, ठीक है। इसमें देखें, जब यौगिकों को गर्म किया जाता है, यानी कि जब यौगिक होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं, अणुओं से मिलकर यौगिक बनते हैं, ठीक है। तत्व जब एक प्रकार से बनते हैं तो तत्व जो मिलते हैं
एक समान तत्व जब मिलते हैं तो अणु बनता है। जब अणु मिलते हैं तो यौगिक बनता है, ऐसे समझो, ठीक है। जब यौगिकों को गर्म किया जाता है तो वह दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि जब यौगिक को गर्म किया जाता है, कोई भी यौगिक ले लीजिए, ठीक है, गर्म किया जाता है तो दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाते हैं तथा उसे ठंडा करने पर पुनः संयोग करके बन जाता है, ठीक है। तथा यह यौगिक ताप पर होता है, यानी कि अधिक ताप पर होती है, यानी कि कम टेम्परेचर पर नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हम 2 ले रहे हैं, ठीक। सबसे पहले एग्जाम्पल है, जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 को गर्म किया जाता है तो वह फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 में तथा क्लोरीन यानी कि Cl2 में टूट जाता है तथा ठंडा करने पर पुनः PCl5 बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हमने केवल शॉर्टकट में लिख दिया, इसका मतलब होता है फास्फोरस, ठीक है। इसके ऊपर वाले ये निशान जो डबल लेते हैं ये हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय यानी कि बैकवर्ड भी हो रही और फॉरवर्ड भी हो रही है, यानी कि दोनों तरफ हो रही है, उसे हम उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इधर ऊपर वाले एरो का निशान इधर है, तो यानी कि इधर गर्म हो रही है तो 2 भागों में टूट जाती है, PCl3 और PCl3 और Cl2 में, और नीचे वाले यानी कि ठंडा हो रहा है तो फिर PCl5 में जुड़ जाता है, ठीक है। तो आ रहा हो समझ में तो लाइक करते चलिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह अमोनिया व हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl जो होता है उसे गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है तथा ठंडे करने पर फिर अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। सिंपल सी परिभाषा, एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए अमोनियम क्लोराइड है, ठीक। इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, ठीक है। अब इधर फिर वापस में ठंडा करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड फिर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। तो अगली अभिक्रिया हमारी विद्युत अपघटनी या आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक को जब जल में घोला जाता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक को जब जल में घोला जाता है तब वह धनायन व ऋणायन में वियोजित हो जाता है। सीधे सीधे कहें आयनों में वियोजित, जैसे माने नमक होता है, नमक को हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है, ठीक है। यही अभिक्रिया इसकी होती है। चलिए इसमें एग्जाम्पल भी यही लिख लेते हैं, मैंने लिखा भी है और हम समझा देते भी हैं। जैसे मान लो नमक को जल में घोलने पर नमक के आयन सोडियम व क्लोरीन में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि सोडियम+ में हो जाता है और Cl- में, ठीक है। जैसे कि हमने ये देखो NaCl एक्वा ले, एक्वा का मतलब जलीय विलयन होता है, इसको जल में घोल लिया और क्या होता है, Na+ Cl- में टूट जाता है, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं भैया, जब कैल्शियम क्लोराइड को जल में गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम व क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, ठीक है। ये भी इसमें एग्जाम्पल है, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है उसे हम जल में घोलते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम+ और क्लोराइड आयन में टूट जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। फिर अगला देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में घोलने पर, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो Mg+ और 2Cl- में टूट जाता है आराम से, ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया हमारी है अपघटन अभिक्रिया यानी कि अपघटित हो जाना है, बस यही, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी यही अभिक्रिया है बिल्कुल, ठीक है। तो अपघटन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, वह अभिक्रियाएँ जिनमें कोई यौगिक छोटे छोटे अवयवी सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है उसे हम अपघटन अभिक्रियाएँ कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, इसमें सरल यौगिकों में टूट जाता है, ठीक। और वो क्या होता है, वियोजित हो जाती है, यानी आयनों में वो टूट जाती है, इसलिए उसे हम आयनिक अभिक्रिया भी कह देते थे। लेकिन इसमें क्या छोटे छोटे सरल यौगिकों में अपघटित हो जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यह ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत धारा से संपन्न होती है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया होती हैं वो ऊष्मा, प्रकाश व विद्युत धारा से संपन्न होती हैं। तो चलिए देखते हैं अगली अभिक्रिया। तो चलिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो होती है उसके पहले 2 प्रकार के होते हैं, पहली हो गई ऊष्मीय अपघटन और दूसरी हो गई विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया यानी कि जिसमें ऊष्मा की जरूरत होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन होता है, इसमें हमने लाइट यानी कि धारा की जरूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन होता है, डिसोसिएशन नहीं है, डिसोसिएशन तो होता है वियोजित होना, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक। जब ताप बढ़ाने पर अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में विघटित हो जाते हैं तो उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया
ठीक है। यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अब यहाँ पर आप अभिक्रिया लिख लीजिए, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ताप बढ़ाते हैं तब अणु जो होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में टूट जाते हैं, तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने लिए हैं 2 से 3 एग्जांपल लिए हैं, तो चलिए एक एक करके हम आपको समझाते हैं। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटन, यानी कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन होता है। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर जैसे लिखिए जल्दी, ठीक है, जल्दी से लिखिए। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैसे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो CaO में यानी कि CaO में और CO2 में अपघटित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे होता है। ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे मैंने क्या हुआ, ऊष्मा में गर्म किया तो क्या CaO में टूट गया और यह होता है CO2 में टूट जाता है, ठीक है। तो चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी है पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड का क्लोरेट है, क्लोरेट का अपघटन होता है। इसमें क्या होता है, 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है। हम 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर 2 यौगिक हैं यहाँ पर, ठीक। इसमें ऊष्मा हमने गर्म किया इसे और 2KCl और CO2 में टूट गया, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल CO2 के हुए और 2 KCl के हुए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक ऑक्साइड का अपघटन, यानी कि ZnCO3, इसको हमने गर्म किया तो ऊष्मा के उपस्थिति में गर्म किया तो ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 गैस निकल गई, ठीक है। हमने बताया था कि CO2 गैस जरूर निकलेगी। इसमें देखो ये वाली लिखा है, देखिए CO2 गैस अपघटित हो जाती है तो CO2 को सब में देखो निकलेगी। देखिए यहाँ पर भी निकली है, यहाँ पर निकली है, यहाँ पर भी निकली है, ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया हमारी है विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। इसमें क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पदार्थ का अपघटन हो जाता है। इसमें जैसे देखिए, इनके को ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत अपघट्य यानी कि कोई भी घुल जाए, यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ को जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी कि जलीय विलयन में डालते हैं तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर पदार्थ का अपघटन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो NaCl होता है, ठीक। NaCl सबसे सरल एग्जाम्पल देते हैं। NaCl मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की और 2Na यानी कि सोडियम के 2 तत्व होते हैं यानी ठीक परमाणु, इसमें टूट जाते हैं, प्लस Cl2 गैस, Cl2 निकलेगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर Na अलग हुआ और Cl2 अलग हो गए, ठीक है। फिर अगला है कैल्शियम क्लोराइड। इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम और क्लोराइड में टूट जाता है, क्लोरीन में टूट जाती है, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक। ये विद्युत अपघटनी है, इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी और ये ऊष्मीय अपघटन होता है, गर्म किया तो भाप निकलती है, ठीक है। तो चलिए अगली देखते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया हम अगली देखते हैं, इसका नाम होता है उभय अपघटन अभिक्रियाएँ, ठीक। उभय अपघटन अभिक्रियाएँ या उभय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसे हम और भी नाम से जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब होता है, एक होती है प्रतिस्थापन और एक होती है द्विविस्थापन। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जस्ट इसका थोड़ा और एडवांस लेवल ये वाला है, उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन में होता है आयनों के बीच अदला बदली होती है, नहीं आयनों के बीच इसमें अदला बदली होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, कम होता है, जो कम सक्रिय धातु होता है उसको अधिक सक्रिय धातु उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसे कहते हैं डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि डबल का मतलब 2 बार होगा, ठीक है। जैसे कि चलिए शुरू करते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों में यानी कि यौगिक जो होते हैं उनकी आयनों में अदला बदली होती है तथा अदला बदली से नए यौगिक का निर्माण होता है तो उसे उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि यौगिक होते हैं उनमें आयन होते हैं, ठीक। तो आयनों में अदले बदली होती है, उस अदला बदली से जो नए यौगिकों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम बताते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 व सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के विलयनों के मध्य अभिक्रिया, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के मध्य अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या होता है, यानी कि AgNO3 क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट, और NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक। इनके बीच अभिक्रिया होती है। देखिए Ag प्लस लिखा, फिर NO3 माइनस लिखा, फिर Na प्लस और Cl माइनस लिखा, इनके बीच अभिक्रिया करें। देखो इस Cl ने कहा कि भैया
हमारी तुम्हारी नहीं जम रही है, तो Ag के साथ हम जा रहे हैं, तो Ag इसके क्लोरीन के साथ आया तो Ag प्लस और Cl माइनस मिल गया, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाए, तो सोडियम ने NO3 से कहा, जब Cl Ag से गया तो NO3 सोडियम ने बुलाया कि आप मेरे पास आ जाओ, तो Na प्लस और NO3 माइनस हो गया, ठीक है। ये दोनों एक का जोड़ हो गया, ये दोनों एक का जोड़ हो गया, तो ठीक है। फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अगले चैप्टर पर ही डिपेंड रहती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसका नाम होता है उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, जो कि अगले जो अम्ल क्षार लवण वाला चैप्टर होता है उसी पर बेसिस है। यदि ये अभिक्रिया आपको पसंद मतलब मालूम हो गई तो आपको अगले चैप्टर में इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें अम्ल व क्षार के आयनों के बीच अदला बदली से लवण व जल बनता है, यानी कि इसमें क्या होता है, अम्ल होता है, एक क्षार होता है, उन दोनों के आयनों के बीच अदला बदली होती है तो उनसे लवण व जल बनता है। इसी को ही उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन होता है। ना अम्ल होगा ना क्षार होगा। लवण कैसा हो गया, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, गुण दो भी होते हैं लेकिन वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। फिर इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मतलब HCl यानी कि क्या होता है, ये अम्ल होता है, प्लस NaOH ये क्या होता है, क्षार होता है। इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो NaCl के पास चला जाएगा तो NaCl बन जाएगा, जो क्या होता है, एक नमक होता है, ठीक। फिर OH और H और H क्या होता है, H2 हो गया, और ये वाला O बाद में मिल जाएगा तो क्या हो गया, H2O हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं अभिक्रिया 2KOH यानी कि 2KOH ये क्या होता है, ये बेस है यानी कि क्षार है, और ये एसिड यानी कि अम्ल हो, H2SO4, इसे खूब जानते होंगे, ठीक है। ये फिर अभिक्रिया कराते तो इसमें क्या होता है 2K और यहाँ पर SO4, ये दो आ जाते हैं K2SO4 में, प्लस फिर बच्चा क्या H2 यहाँ पर बन रहा है और बीच में क्या हो गया O, ठीक है। तो यहाँ पर H2O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर H2 बचा है, ठीक है, और एक यहाँ पर बचा है, ठीक है। तो ये बचा है और दो ये बचे हैं, ठीक है, तो H2O बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा आराम से, ठीक है। फिर अब अगली अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे कि थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि एक क्षार है, और HNO3 जो कि नाइट्रिक अम्ल है, ठीक। इसको हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम जो होता है NO3, कैल्शियम NO3, इन दोनों की अभिक्रिया करें CaNO3 का होलाप 2 हो जाएगा, प्लस 2H2O यानी कि ये वाला यहाँ पर 4 हैं, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 मिलकर आ जाएंगे, ठीक है। प्लस एक और मिल जाएगा, जे वाला बचा हुआ है, जे भी आ जाएगा तो 2H2O हो जाएगा। फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं हम, सब क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगली अभिक्रिया क्या होती है, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मंद अभिक्रिया जो धीरे धीरे हो रही है, अधिक समय लेते हैं, उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, जो जल्दी जल्दी हो जाती हैं, यानी कि फास्ट हो जाती हैं, ठीक। क्या होती हैं मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें समय अधिक लगता है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें समय अधिक लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय में हो रही हैं, उसे मंद अभिक्रियाएँ या मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, कितने दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं, यानी कि सालों भी लग जाते हैं, ठीक है। फिर अगले देखते हैं तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो मंद अभिक्रिया होती है यानी कि स्लो रिएक्शन होती है, वो कार्बनिक यौगिकों में धीमी होती है। कार्बनिक यौगिक जितने होते हैं यानी कि जो कार्बन से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उनमें जो मंद अभिक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है, यानी कि स्लो मोशन में होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं 4Fe, ठीक, 4Fe यानी कि लोहे पर जंग लगने वाली अभिक्रिया है। 4Fe प्लस O2 यानी ऑक्सीजन यानी कि वायु की उपस्थिति में जब लोहा या आयरन को रखा जाता है तो और थोड़ी बहुत नमी होती है, यानी कि जल थोड़ी बहुत गीला होता है, ठीक है। नमी में ऑक्सीजन में, वैसे भी वायु में थोड़ी बहुत नमी होती है, ठीक। तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा, Fe2 हो गया, ठीक, और O3 इंटू 3H2O यानी कि जंग लाल भूरा हो जाता है, यानी कि जंग भी लग जाती है, ठीक। फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं रैपिड रिएक्शन या तीव्र अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसको पूरा करने में कम समय लगता है, यानी कि बहुत कम समय लगता है, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि बहुत फास्ट होती है, तो उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। यह आयनों के बीच होती है, यानी कि जो तीव्र अभिक्रिया होती है वो आयनों के बीच होती है, और जो मंद अभिक्रिया होती है वो कार्बनिक पदार्थों में होती है अधिकतर, ठीक है। जैसे जब सिल्वर नाइट्रेट, वही वाला हम बताएंगे, प्रतिस्थापन वाले जो हमने एग्जाम्पल बताया वही यहाँ पर उठाकर रख दीजिए, यानी कि इसमें क्या था, जैसे कि इसमें देखिए यही वाली थी, ठीक है। एक और लेते हैं, दोनों हम ले लेंगे, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के विलयन को सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के विलयन में डालते हैं तो
AgCl का तत्काल अवक्षेप बन जाता है। AgCl का तत्काल अवक्षेप बन जाता है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, AgCl का बहुत जल्दी अवक्षेप बन जाता है। मैंने बताया था तत्काल का मतलब तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो AgCl के साथ चला जाएगा, हमने बताया था, और Na जो हो गया NO3 के पास चला जाएगा। NaNO3 बताएगा जो ठोस अवक्षेप है, यानी कि ठोस यानी कि सॉलिड है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल NaOH यानी कि क्षारीय है, HCl यानी कि अम्लीय है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया करें तो Na जो होता है Cl के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर HO यानी कि H2O यानी कि जल बन जाएगा। ठीक है, फिर अगली अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, जो कि 2 नंबर में आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि ऊष्माक्षेपी क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनती है, यानी कि ऊष्मा अभिक्रिया हो गई उसके बाद ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है यानी कि फ्री निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अमोनिया बनने पर जैसे मान लो N2 प्लस 3H2, इन दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो NH3 बन गया और 92 यानी कि 92 किलो जूल ऊर्जा निकल गई। ठीक है, यानी कि 92 किलो जूल ऊर्जा निकल गई, अमोनिया भी बन गए और ऊर्जा भी निकल गई। ठीक, फिर अगली है कार्बन डाइऑक्साइड बनने पर, यानी कि कार्बन प्लस O2 को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस 393.5 kg यानी कि 393.5 किलो जूल ऊर्जा निकल गई, यानी कि मुक्त हो गई। ठीक, फिर अगली अभिक्रिया है ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, इसमें ज़रूरत होती है, यानी कि अभिक्रिया जब हो रही होगी तभी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यानी कि अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी का मतलब होता है सोख लेना, यानी कि इसमें ज़रूरत होती है, सीधा ऐसे देखा हो ना। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 लिए हैं कि सबसे पहले आता है N2 प्लस O2 प्लस 180 किलो जूल ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो इसे अभिक्रिया करते हैं तो 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। 180 किलो जूल इसमें ऊर्जा चाहिए है। ठीक है, तो तब हमारा NO2 यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर अगली अभिक्रिया देखते हैं, कार्बन प्लस 2S यानी कि कार्बन और 2S प्लस ऊर्जा भी हमें चाहिए, इसमें ऊर्जा दी नहीं है, तो चलिए इसमें देखते हैं ऊर्जा हमें चाहिए है, तो क्या बनता है CS2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डाई सल्फाइड, डाई का मतलब दो सल्फर के यूनिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताने वाले जो कि रामबाण हैं, जो 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है संक्षारण, दूसरा होता है विकृत गंधिता। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, जब धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती हैं तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रकार को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी कि जब धातु कोई लोहा ले लीजिए, सरिया बहुत दिनों तक पड़ी रहती हैं तो अम्ल या नमी और आसपास की आर्द्रता की आदि के संपर्क में आती है तो क्या होती है, संचारित हो जाती है, यानी कि इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे उदाहरण में चांदी के ऊपर काली परत जमना। ठीक है, फिर अगला देखते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता में क्या होता है, जब वसा और तेल तथा खाने वाले पदार्थ वायु में ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, यानी कि खाने वाले पदार्थ वसा और तेल आदि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत गंध आने लगती है तथा उसका स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद भी खराब हो जाता है, इसी को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हुआ है, एग्जाम्पल हमने लिया है, तले हुए खाने वाले पदार्थों को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, फिर यही हम वन शॉट हम रिलीज़ कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम अपलोड करें। चलिए धन्यवाद भाई।